टीचर्स डॉक्टर इमरान खान, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी कॉलेज सिवान। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने पीडीएफ के माध्यम से एक संक्षिप्त नोट्स या यूँ कहें कि फोकस्ड ऑन कंपोनेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स पर था, यानी मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है और मनोवृत्ति के कौन कौन से संगठक हैं। आज इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में आज हम लोग थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज के बारे में चर्चा करेंगे। मनोवृत्ति के कुछ सिद्धांतों का संबंध इसके निर्माण एवं विकास से है। अनुकूलन सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत आदि इसी तरह के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों की व्याख्या संक्षिप्त में मनोवृत्ति के निर्माण के संदर्भ में हो चुकी है। इसलिए हम लोग आज इस पर कोई ख़ास चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एटीट्यूड चेंज या मनोवृत्ति परिवर्तन के पीछे कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन कौन से दृष्टिकोण, इसकी चर्चा आज होगी। मनोवृत्ति में क्यों परिवर्तन होता है, किन परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, किन परिस्थितियों में दृढ़ता अधिक होती है आदि समस्याओं के समाधान के लिए समाज मनोवैज्ञानिकों ने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज। संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत के अंतर्गत कई सिद्धांतों की गणना की जाती है जो इस विश्वास पर आधारित है कि इनकॉन्सिस्टेंसी के कारण एक साइकोलॉजिकल दुखद स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति उस असंगति या इनकंसिस्टेंसी को दूर करके या उसमें कमी करके अपनी दुखद स्थिति को दूर करने का सक्रिय प्रयास करता है। लेकिन सवाल ये है कि इसको दूर करने में व्यक्ति किस मैकेनिज्म्स का उपयोग करता है। इस संबंध में समाज मनोवैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। मुख्य रूप से इस संदर्भ में तीन प्रकार के सिद्धांत हैं, तीन प्रकार के दृष्टिकोण हैं, जिसमें हाइडर्स बैलेंस थ्योरी, उनका एक अलग तरीके से इस बात को समझाना है। दूसरा है रोजेनबर्ग्स अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी और तीसरा है फेस्टिंगर का कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। आज हम लोग रोजेनबर्ग्स अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी की चर्चा करेंगे। मनोवृत्ति की दृढ़ता तथा मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या के लिए रोजेनबर्ग ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया सन 1960 में, जिसे अफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी के नाम से जाना गया। हालांकि इस सिद्धांत का बैकग्राउंड हाइडर 1946 और 1958 का बैलेंस थ्योरी ही है। यह सिद्धांत मनोवृत्ति के तीनों कंपोनेंट्स यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, अफेक्टिव कंपोनेंट्स एंड बिहेवियरल कंपोनेंट्स को स्वीकार करता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट्स का तात्पर्य एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से संबंधित विश्वास है। भावात्मक संगठन का तात्पर्य उस विश्वास से संबंधित सुखद या दुखद भाव से है। व्यवहारात्मक संगठक का तात्पर्य उस वस्तु से संबंधित दुखद, व्यवहारात्मक संगठक का तात्पर्य उस वस्तु के प्रति किए जाने वाले व्यवहार या क्रिया से है। लेकिन यह सिद्धांत मनोवृत्ति दृढ़ता या मनोवृत्ति परिवर्तन में केवल पहले दो संगठक यानी कॉग्निटिव और अफेक्टिव को प्रधान मानता है,
इस सिद्धांत के अनुसार एफेक्टिव तथा कॉग्निटिव कंपोनेंट्स के बीच जब कंसिस्टेंसी कायम रहती है या जब तक कंसिस्टेंसी कायम रहती है तब तक एटीट्यूड परसिस्टेंट रहता है, दृढ़ रहता है और परिवर्तन की संभावना नहीं होती। लेकिन जब इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न होती है तो उसमें इनस्टेबिलिटी आती है, अस्थिरता आती है और जिससे परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। रोजनबर्ग के अनुसार मनोवृत्ति के भावात्मक संगठक या पक्ष में परिवर्तन होने से इसके कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में परिवर्तन होता है। कारण इफेक्टिव कंपोनेंट्स में परिवर्तन होने पर संज्ञानात्मक संगठक के साथ इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति स्ट्रेस यानी तनाव महसूस करने लगता है। फलस्वरूप इस तनाव को दूर करने तथा संतुलित अवस्था बनाए रखने के लिए वह कुछ प्रयास करता है और कॉग्निटिव और अफेक्टिव कंपोनेंट्स के बीच कंसिस्टेंसी लाने का प्रयास करता है। इस परिवर्तन के साथ मनोवृत्ति बदल जाती है। अपने विचार को प्रमाणित करने के लिए रोजनबर्ग 1960 ने एक अध्ययन ऐसे प्रयोग पर किया जो अमेरिका के परराष्ट्र आर्थिक सहायता की नीति के समर्थक थे। सम्मोहन की सहायता से प्रयोजों के धनात्मक भाव को नकारात्मक भाव में बदल दिया गया। सम्मोहन के बाद जब उनकी मनोवृत्ति को मापा गया तो देखा गया कि जब वे विदेशी आर्थिक सहायता की नीति का विरोध करने लगे, सम्मोहन के बाद जब उनकी मनोवृत्ति को मापा गया तो पाया गया कि अब वे विदेशी आर्थिक सहायता की नीति का विरोध करने लगे। उनके भाव में परिवर्तन होने से उनके संज्ञान में परिवर्तन हो गया। रोजनबर्ग के अनुसार संज्ञान का तात्पर्य मनोवृत्ति वस्तु से संबंधित विश्वास तथा अनुभव दोनों से होता है। इस आधार पर रोजनबर्ग ने प्रमाणित किया कि भावात्मक संगठन बदलने से संज्ञानात्मक संगठक यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट बदल जाता है, जिससे मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। दैनिक जीवन की सामाजिक घटनाओं को देखने से भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि भावना में परिवर्तन होने से संज्ञान में भी परिवर्तन हो सकता है। ये बात व्यक्तिगत स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमाणित होती है। इस सिद्धांत पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण डालने से इसकी कई कमजोरियां सामने आती हैं। इसके कुछ गुण हैं, इस सिद्धांत के कुछ गुण हैं और कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। पहला गुण, यह सिद्धांत मनोवृत्ति के संगठन तथा विघटन दोनों की व्याख्या काफी सरल रूप में प्रस्तुत करता है। जब तक भावात्मक तथा संज्ञानात्मक संघटकों के बीच कंसिस्टेंसी कायम रहती है तब तक मनोवृत्ति संगठित रहती है और जब इनकंसिस्टेंसी उत्पन्न होती है तो मनोवृत्ति असंगठित हो जाती है। दूसरा, रोजनबर्ग के सिद्धांत से मनोवृत्ति परिवर्तन की मात्रा की व्याख्या भी संभव होती है। मनोवृत्ति में उसी हद तक परिवर्तन होगा जिस हद तक भावात्मक तथा संज्ञानात्मक संगठनों में असंगति होगी। रोजनबर्ग ने एक स्केल का निर्माण किया जिससे इन दोनों संगठनों के बीच संबंध का मात्रात्मक मापन संभव हो सका। तीसरा, हाइडर 1946-58 तथा रोजनबर्ग 1960 दोनों ने संज्ञानात्मक संतुलन या असंतुलन को क्रमशः एटीट्यूड स्टेबिलिटी तथा एटीट्यूड इनस्टेबिलिटी का आधार माना। चौथा, इस सिद्धांत में वैयक्तिक मूल तंत्र के महत्व को माना गया। पांचवा, यह एजुम्पशन सही प्रतीत होती है कि मनोवृत्ति के तीनों संगठकों में भावात्मक संगठक अधिक प्रभावशाली तथा सबल है। इसके अलावा इस सिद्धांत के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जिसका पहला डिमेरिट्स है, इस सिद्धांत में मनोवृत्ति के बिहेवियरल कंपोनेंट्स की उपेक्षा की गई है। यह सिद्धांत केवल भावात्मक तथा संगठनात्मक यानी कॉग्निटिव कंपोनेंट्स की असंगति को मनोवृत्ति परिवर्तन का आधार मानता है या कारण मानता है। तीसरा, यह सिद्धांत सीखने के सिद्धांतों की उपेक्षा करता है।
चौथा, इस सिद्धांत में यह दावा किया गया है कि भावात्मक संगठक के बदलने से संज्ञानात्मक संगठक बदल जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी ऑब्जर्वेशन के कारण कॉग्निटिव कंपोनेंट्स में परिवर्तन होने से भी अफेक्टिव कंपोनेंट्स बदल जाता है। अतः यह सिद्धांत मनोवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या करने में पूरी तरह सफल नहीं है। सेकर्ड एंड बेकमैन 1962-1974 ने ठीक ही कहा है कि सिद्धांत मनोवृत्ति के अन्य सिद्धांतों का मात्र पूरक है। तो बीए पार्ट 2 के सिलेबस में 2 सिद्धांत को लिया गया है। पहला है फेस्टिंगर्स कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी और दूसरा रोजेनबर्ग्स एफेक्टिव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। दोनों की चर्चा बारी बारी से की जा चुकी है। इस संबंध में कोई सवाल प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा।